हेलो एवरीवन। आज हम द हिंदू की एक्सप्लेन सीरीज़ देखेंगे, जो टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन सीरीज़ आती है। काफ़ी अच्छा है, जो कि जीएस मेंस 3 से डायरेक्ट रिलेटेड है और प्री में भी यहाँ से पूछे जाने की संभावना है। देखते हैं कि आप यहाँ से क्या सीख सकते हैं, राइट। टॉपिक है, क्या भारत को पोषण परिवर्तन की आवश्यकता है कि नहीं है, राइट। इसमें आप देखेंगे कि जो कार्यात्मक खाद्य पदार्थ और स्मार्ट प्रोटीन क्या है। दूसरा, जो पहला सवाल है कि कार्यात्मक खाद्य पदार्थ क्या है, स्मार्ट प्रोटीन क्या है, राइट। पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना क्यों आवश्यक है। तीसरा, किसी देश ने सबसे पहले संवर्धित मुर्गियों की व्यावसायिक बिक्री को मंजूरी कब दी थी, यानी कि हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया, राइट। स्मार्ट प्रोटीन पारिस्थितिकी तंत्र कैसा चल रहा है, राइट। और लैब फूड के बारे में जनता में संशय को कैसे दूर किया जा सकता है, तो लैब फूड के बारे में भी आपको यहाँ पता चलेगा। आई होप एक्सप्लेन सीरीज़ है तो इसने पूरा कवर किया होगा। बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आर्टिकल क्या कहता है। जो इसेंस है या फिर जो जिस्ट कह सकते हैं आप 2-3 लाइनों में, इसको हम लास्ट में देख लेंगे। हालांकि आप पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। अब तक की कहानी देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब तक की कहानी की अगर बात करें तो भोजन और पोषण के साथ समाज का रिश्ता लगातार विकसित हो रहा है। अगला बदलाव कार्यात्मक खाद्य पदार्थों और स्मार्ट प्रोटीन से जुड़ा है, यानी कि अब जो नेक्स्ट अपना जो आने वाला बदलाव होगा वो कार्यात्मक खाद्य पदार्थों को लेकर होगा और स्मार्ट प्रोटीन से जुड़ा होगा, ऐसा इस आर्टिकल का कहना है। आगे बढ़ते हैं कि कार्यात्मक खाद्य पदार्थ क्या है, राइट। कार्यात्मक खाद्य पदार्थ ऐसे समृद्ध खाद्य पदार्थ होते हैं जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं या बीमारियों से बचाव करते हैं, जैसे विटामिन युक्त चावल। आप सोच रहे हो कि विटामिन युक्त चावल कैसे होता है, तो क्योंकि चावल में विटामिन तो होता नहीं है। या ओमेगा 3 जो युक्त दूध होते हैं, राइट। ओमेगा 3 जो दूध होते हैं, हालांकि नॉर्मल दूध में ओमेगा 3 नहीं पाया जाता। कार्यात्मक खाद्य पदार्थ कई तकनीकों का लाभ उठाते हैं, जैसे न्यूट्रिजोनोमिक्स एक कॉन्सेप्ट है, या फिर आप एक शब्द की तरह यूपीएससी भी प्री में पूछ सकता है कि न्यूट्रिजोनोमिक्स से आप क्या समझते हैं। इसका मतलब होता है पोषण और जीन के बीच परस्पर क्रिया का अध्ययन, जिसको न्यूट्रिजोनोमिक्स कहते हैं, राइट। फिर दूसरा है बायोफोर्टिफिकेशन, तीसरा है 3D फूड प्रिंटिंग और बायो प्रोसेसिंग जैसे कॉन्सेप्ट इसमें हम देखने को मिलते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि स्मार्ट प्रोटीन क्या है। स्मार्ट प्रोटीन जैव प्रौद्योगिकी से प्राप्त प्रोटीन है, जिनका उद्देश्य पारंपरिक उत्पादन पर निर्भरता कम करना है। इसमें पादप आधारित प्रोटीन, यानी कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो होते हैं, जैसे पशु मांस और डेयरी उत्पादों की नकल करने के लिए फलियों, अनाजों या तिलहनों से पुनर्गठित अर्क, यानी कि अगर आप पारंपरिक तौर से देखें तो हम मांस से हमें प्रोटीन मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट से हमें मिलता है, राइट। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हम जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जैसे फलियों से, राइट, अनाजों से या तिलहनों से, जैसा कि आपने ऊपर इमेज में देखा होगा जो फलियाँ थी, राइट। दूसरा है किण्वन युक्त प्रोटीन। किण्वन युक्त प्रोटीन का मतलब होता है कि सूक्ष्मजीव प्रणालियों द्वारा उत्पादित और संवर्धित मांस का नहीं, कल्चर्ड मांस, जिसको लैब में बनाया जाता है बिना वध किए, बायो रिएक्टर में उगाई गई पशु कोशिकाएं शामिल है, राइट। आपने सुना होगा कि आर्टिफिशियल जो मुर्गा है, राइट, उससे संबंधित ये संवर्धित मांस है। आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत को उनकी आवश्यकता क्यों है, यानी कि हमें प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट्स या फिर प्रोटीन्स की आवश्यकता क्यों है। भारत का पोषण प्रदेश अभी भी बेहद असमान है। 1/3 से ज़्यादा, यानी कि 1/3 से ज़्यादा भारतीय बच्चे अविकसित हैं, और हालांकि वयस्कों में प्रोटीन की मात्रा में सुधार हुआ है, फिर भी शहरी ग्रामीण विभाजन बना हुआ है, राइट। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और परिवारों की आय बढ़ेगी, भोजन की सामाजिक अपेक्षाएं केवल पेट भरने से बदलकर वास्तव में पौष्टिक होने लगेंगी। यदि आप 2025 का जीएस मेंस पेपर 3 देखें तो डायरेक्टली आप यहाँ से उसको लिख सकते थे, जो इसी से संबंधित था। इस बदलाव के लिए भारत की नीति को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने से बदलकर पोषण सुरक्षा की ओर मुड़ना होगा, ताकि स्वास्थ्य और विकास संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन से भरपूर भोजन उपलब्ध कराया जा सके, राइट। आगे बढ़ते हैं। चुनौती इस पोषण परिवर्तन से प्राप्त करने और साथ ही स्थायित्व को संतुलित करने में निहित है। भारत को पर्यावरणीय क्षरण को बढ़ाए बिना या जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को गहराए बिना खाद्य उत्पादन प्रणालियों का विस्तार करना होगा।
हम देखते हैं कि अभी भारत की स्थिति क्या है, यानी कि भारत अभी कहाँ पे खड़ा है। सो कार्यात्मक खाद्य पदार्थ अगर आप देखें और स्मार्ट प्रोटीन की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायो ई3 जो पॉलिसी है नीति के अंतर्गत मान्यता प्राप्त एक विषयगत क्षेत्र है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीबीटी यानी कि और उसके सार्वजनिक क्षेत्र के सहयोगी जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद यानी कि BIRSC जो है ने इन क्षेत्रों में वित्त पोषण कार्यक्रम शुरू किए हैं, राइट। तो इनका भी जो कार्यक्रम है वो शुरू किए जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। कार्यात्मक खाद्य क्षेत्र में वैज्ञानिक जिंक समृद्ध चावल यानी कि IIRR यानी कि हैदराबाद में विकसित किया गया है, और लौह समृद्ध बाजरा यानी कि आयरन बेस्ड जो बाजरा होता है। अगर आप बाजरा को देखें तो पारंपरिक रूप से इसमें लौह वगैरह नहीं पाया जाता, राइट, लेकिन उसको समृद्ध किया गया है। सो ICRIST-80 के द्वारा किया गया है, जैसी जैव सशक्त फसलें विकसित कर रहे हैं, राइट। कई निजी कंपनियां हैं जैसे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, ITC है और मैरिको है, सशक्त खाद्य पदार्थों और स्वास्थ्य केंद्रित खाद्य उत्पादों में निवेश कर रही है। स्मार्ट प्रोटीन पारिस्थितिकी तंत्र भी विकसित हो रहा है। 2023 में अगर आप देखें तो भारत में 70 से अधिक स्मार्ट प्रोटीन ब्रांडों द्वारा अनुमानित 377 उत्पाद जिसमें मांस, अंडे और डेयरी बेचे जाएंगे। गुड डॉट ब्लू ड्राइव फूड्स यानी गुड डॉट ब्लू ड्राइव फूड्स और ईवो फूड्स जैसे स्टार्टअप्स, ये चूँकि स्टार्टअप्स हैं और पादप आधारित मांस और अंडे के विकल्पों में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, यानी प्लांट वेस्ट जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, वो हमें उपलब्ध करा रहे हैं। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को संबंधित मांस पर शोध के लिए DBT से यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से 4.5 करोड़ का बड़ा अनुदान मिला है, यानी कि जो हमारा बायो डिपार्टमेंट है, राइट, वो भी इसको बढ़ावा देने में फंड का इस्तेमाल कर रहा है। आगे देखते हैं। हालांकि भारत में दोनों ही क्षेत्र विकसित हो रहे हैं, फिर भी कई खामियां हैं, खासकर नियामक स्पष्टता में। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI ने अभी तक संवर्धित मांस या परिशुद्ध किण्वित प्रोटीन जैसे नए खाद्य पदार्थों पर कोई निश्चित दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं, यानी कि FSSAI के द्वारा अभी तक कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, गाइडलाइंस जारी नहीं की गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अन्य देशों की स्थिति कैसी है, राइट। सो 1980s के दशक में अगर आप, जापान पहला देश था जिसने कार्यात्मक खाद्य पदार्थों की अवधारणा प्रस्तुत की थी, यानी कि जापान इज़ द फर्स्ट कंट्री हु इंट्रोड्यूस इट इन 1980s, राइट। और इसके नियमन के लिए एक ढांचा तैयार किया। दूसरी ओर स्मार्ट प्रोटीन खाद्य पदार्थों की एक अधिक नवीन श्रेणी है। सिंगापुर 2020 में संवर्धित चिकन की व्यावसायिक बिक्री को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है, यानी कि जो आर्टिफिशियल ग्रोन चिकन्स होते हैं उसको मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? सिंगापुर 2020 में इसने मंजूरी दे दी थी। चीन ने अपने खाद्य सुरक्षा और नवाचार एजेंडे के तहत वैकल्पिक प्रोटीन को प्राथमिकता दी है। यूरोपीय संघ अपनी फार्म टू फोर्क रणनीति के माध्यम से सतत प्रोटीन उत्पादन में भारी निवेश कर रहा है, यानी कि बहुत सारे देश इसको अपनाने पे बल दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वे फॉरवर्ड क्या है, राइट। वे फॉरवर्ड या आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। स्वास्थ्य के मोर्चे पर कार्यात्मक खाद्य पदार्थ और स्मार्ट प्रोटीन भारत की पोषण सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता होंगे। आर्थिक मोर्चे पर वैश्विक संयंत्र आधारित खाद्य बाजार का अनुमान है कि 2030 तक अप्रोक्स $85 बिलियन USP के अनुसार और $240 बिलियन यानी क्रेडिट स्विस के अनुसार, यानी कि अलग अलग कंपनियां हैं जो ये अनुमान लगा रही हैं, राइट, के बीच कहीं भी हो सकता है। भारत अपने मजबूत कृषि आधार और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग के विस्तार के साथ एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता की भूमिका निभा सकता है। यदि ऐसा होता है तो ये उद्योग भारत के भीतर हजारों कृषि, विनिर्माण और रसद नौकरियां पैदा कर सकते हैं। हालांकि भारत या तो नवाचार में पिछड़ रहा है या असत्यापित गलत लेबल वाले उत्पादों की बाढ़ का सामना कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग या बायो मैन्युफैक्चरिंग में बदलाव से कृषि कार्यबल के रोजगार को सक्षम करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्यबल अपस्किलिंग की आवश्यकता होगी। इसका मतलब है कि अगर आप देखें तो हमारे पास कौशल की कमी है, तो सरकार को इसको दूर करना होगा, और खराब कार्यान्वयन कुछ बड़े निगमों के बीच बाजार की शक्ति को केंद्रित कर सकता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसीलिए FSSAI के
तहत नवीन खाद्य पदार्थों के लिए एक राष्ट्रीय नियामक ढांचे को कार्यात्मक और वैकल्पिक प्रोटीन उत्पादों की परिभाषाओं, सुरक्षा मूल्यांकन और लेबलिंग पर स्पष्टता प्रदान करनी चाहिए। इसको ऐसा करना चाहिए, आप वे फॉरवर्ड में ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सुसंगत नीति का समर्थन सुनिश्चित करने के लिए अंतर मंत्रालयी समन्वय भी, यानी कि इंटर जो मिनिस्ट्रीज कोऑर्डिनेशन है भी, वो भी आवश्यक है। सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल जैव विनिर्माण अवसंरचना के विस्तार और परिशुद्ध किण्वन जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के स्वदेशीकरण में मदद कर सकती है। और अंत में जैव प्रौद्योगिकी के लाभों को पूरे समाज तक पहुंचाने के लिए सार्वजनिक शिक्षा और किसानों को नई मूल्य श्रृंखला में शामिल करना होगा, राइट। सो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर आप जिस्ट देखना चाहें तो हम जिस्ट पे चलते हैं, जो कि 3 लाइनें का है। हालांकि अगर आप आर्टिकल पढ़ लिए हैं तो जिस्ट की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी सारे देखें तो कार्यात्मक खाद्य पदार्थ का समृद्ध खाद्य पदार्थ होते हैं, यानी कि कार्यात्मक खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो समृद्ध खाद्य पदार्थ होते हैं जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, बीमारियों को रोकते हैं, जैसे कि विटामिन समृद्ध चावल या ओमेगा 3 फोर्टिफाइड दूध। दूसरा पॉइंट से कि वर्ष 2023 में भारत भर में 70 से अधिक स्मार्ट प्रोटीन ब्रांडों और अनुमानित 377 उत्पाद यानी कि मांस, अंडे, डेयरी बेचे जाएंगे। तीसरा है कि स्वास्थ्य के मोर्चे पर कार्यात्मक खाद्य पदार्थ और स्मार्ट प्रोटीन भारत की इस पोषण सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता होंगे, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा पूरा आर्टिकल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज प्री के हिसाब से भी और मेंस के हिसाब से भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट आर्टिकल पे। थैंक यू सो मच।